क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। पंजाब का सबसे लोकप्रिय और ऊर्जावान लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए गिद्धा, ऑप्शन बी भांगड़ा, ऑप्शन सी झूमर और ऑप्शन डी धूमल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भांगड़ा। भांगड़ा जो है पंजाब का सबसे लोकप्रिय ऊर्जावान लोक नृत्य होगा। राइट आंसर यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो कितना है? बताइए 2011 की जनगणना के बाद तो कितना है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर एरिया में 382 जो है व्यक्ति रहते हैं औसतन। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में कई बार पूछा भी जा गया है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? बताइए। 72%, 73.5%, 74.0 जो 4% या 75.2%। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? साथ ही साथ आप सभी कमेंट जरूर करते जाएं। कमेंट करने से क्या होगा, आप सभी जो भी आंसर जो आपको याद रहेगा वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। साथ ही साथ इसका जो टेस्ट देने वाले हैं हम इस वीडियो के बाद आपको इसी जो लेक्चर का टेस्ट भी देंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 74.004%। राइट आंसर यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? बताइए। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर होगा कवयित्री। क्या राइट आंसर हो जाएगा? कवयित्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। जय हिंद। जय हिंद। एक स्टूडेंट बोल रहा है जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कमेंट आप साथ ही साथ करते जाएं। फिफ्थ का कौन सा आंसर होगा राइट? ऑप्शन ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या ऑप्शन डी फॉर्मल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। आपको साथ ही साथ कमेंट जरूर करते चलना है, जिससे कि मैं आपको देख रहा हूँ कमेंट कौन सही कर रहा है और कौन गलत। तो आप कोई बोल रहा है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, तो ये गलत होगा, ये आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर बी होगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईपीसी का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। आईपीसी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए रहा हमारे पास इंडियन पब्लिक कोड, ऑप्शन बी है इंडियन पैनल कोड, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल पैनल कोड और ऑप्शन डी है इंडियन पुलिस कोड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडियन, तो आईपीसी का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, इंडियन पैनल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथकली नृत्य में किस प्रकार के मुखौटे या श्रृंगार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? मिट्टी के मुखौटे, चेहरे पर पेंटिंग और हरे रंग का मेकअप या लकड़ी के भारी मुखौटे। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो मुखौटे का श्रृंगार का प्रयोग किया जाता है वो है चेहरे पर पेंटिंग और हरे रंग का मेकअप। क्या है? चेहरे पर पेंटिंग और हरे रंग का मेकअप। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा माना जाता है? तमिलनाडु का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा माना जाता है? कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, भारतनाट्यम या कथक। तो कौन सा माना जाता है? भरतनाट्यम। तो यहाँ पर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? बताइए। मैं वेट कर रहा हूँ आप सभी के कमेंट का। बताइए राइट आंसर क्या है इसका? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भाग 2, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है?
तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है बताइए? तो भाग किसमें? भाग 3 में, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए राज्यों के गठन सीमा में परिवर्तन और संबंधित कौन सा अनुच्छेद है बताइए? अनुच्छेद 1, 2 या 3 बताइए। तो अनुच्छेद, नए राज्यों के गठन 11 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? अनुच्छेद नंबर 3। कौन सा अनुच्छेद भारत का वर्णन करता है राज्यों का संघ है बताइए? तो इसमें अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 5, अनुच्छेद नंबर 11 या अनुच्छेद नंबर 12? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असम और भोगाली बिहू त्योहार किस महीने में मनाया जाता है बताइए? असम का भोगाली बिहू त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर या मार्च? तो कब मनाया जाता है? जनवरी यानी कि माघ में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उगादी त्योहार किस राज्य में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? उगादी त्योहार याद रखना है, उगादी त्योहार। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? उगादी कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया है आज परीक्षा में। किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इंडिका की रचना की थी बताइए? इसका राइट आंसर बताना है आपको, कमेंट में बताना है आपको इसका राइट आंसर। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग कमेंट करें, मैं सभी लोगों के नाम यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। जितने भी लोग कमेंट, मतलब सभी लोग कमेंट करें एक बार, मैं सभी लोगों को देख रहा हूँ यहाँ पे। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आया है एक म्यूजिक वीडियो का, तो सही है। मेगास्थिनीज राइट आंसर है। मेगास्थिनीज ने कौन सी लिखी थी? इंडिका। अमरेंद्रा का भी बी है, राइट आंसर है आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार आपको कमेंट करते जाना है। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है बताइए? कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में है अशोक के? राइट आंसर बताइए। कौन से शिलालेख में है? 10वें शिलालेख, 11वें शिलालेख, 12वें शिलालेख या 13वें शिलालेख? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? डी, 13वें शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म किस बार प्रारंभ किया था बताइए? दीन ए इलाही धर्म जो है किस बार प्रारंभ किया था बताइए? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 572 या 500, 1581 या 1582 या 1585? तो दीन ए इलाही कब चलाया अकबर ने? और क्वेश्चन साथ में कि दीन ए इलाही धर्म को प्रथम बार नहीं, सॉरी, इसको बोलेंगे पहला हिंद, ये क्या, इरेजर कहाँ गई? क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पे, पहला हिंदू कौन था इसको मानने वाला? पहला हिंदू कौन था इसे मानने वाला? तो सबसे पहली बात तो इसे 1582 में क्या हुआ था? इसने धीर ने इलाही धर्म चलाया। और अगर इसे मानने की बात करें कि पहला जो मानने वाला था, तो पहला मानने वाला कौन था? बीरबल था। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाए? 1582। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यास्त के बाद सूर्योदय से पहले किसी महिला को गिरफ्तार करने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? पुलिस अधीक्षक की, जिलाधिकारी, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या मुख्यमंत्री? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुर्गम शब्द का शुद्ध रूप क्या है? दुर्गम, दुर्गम, दुर्गम या दरगम बताइए? तो इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, इसमें सिर्फ ऐसा पूछना था शब्द का शुद्ध रूप क्या है। तो दुर्गम शब्द का शुद्ध रूप भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चिरंतन का सही विलोम शब्द बताइए? चिरंतन का सही विलोम शब्द क्या है? पुरातन, नश्वर, अंत या आदि? चिरंतन का विलोम शब्द क्या है? तो इसका चिरंतन का जो विलोम शब्द हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा बताइए? नश्वर।
क्या हो जाएगा? नश्वर। ठीक है, चिरंतन का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? भारत ने अपना पहला जो स्वर्ण पदक है वो कब जीता था ओलंपिक का? तो सबसे पहली बात तो कब जीता? 1928 में। अब पूछता है क्वेश्चन कि किस खेल में जीता? तो हॉकी में। किस में जीता था? हॉकी में जीता था। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछ लेता किस खेल में जीता, तो उसने जीता था हॉकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी लंदन। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो कहाँ किया गया था? जर्मनी के बर्लिन शहर में। बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में। कहाँ पर है बर्लिन? जर्मनी में। ठीक है, तो जर्मनी की बर्लिन शहर में किया गया था ना, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए है गीतांजलि श्री ने, ऑप्शन बी बानू मुश्ताक, ऑप्शन सी डेविड डियोप, ऑप्शन डी सिहान करुणातिलक। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बानू मुश्ताक। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए था जो किसे प्रदान किया गया था? बताइए किसे प्रदान किया गया था? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आशा पारेख, अमिताभ बच्चन, वहीदा रहमान या रजनीकांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वहीदा रहमान। किसको मिला था 53वां दादा साहब फाल्के? वहीदा रहमान को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? जो रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताइए कौन थी? पीवी सिंधु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु। जो पहली भारतीय महिला थी पीवी सिंधु, जिन्होंने रजत पदक जीता, पहली जो ओलंपिक खेलों में पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक को आलमगीर और जिंदा पीर कहते हैं? ये दो क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन आलमगीर किसे कहा जाता है, दूसरा क्वेश्चन जिंदा पीर किसे कहा जाता है। ऐसे दोनों क्वेश्चन आपको अलग अलग परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, और आप इस क्वेश्चन को याद रखना कंपलसरी है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए। अकबर क्या? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब बहुत ही जो बुरा शासक था, जिसको क्या कहा जाता है? जिंदा पीर और आलमगीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? बताइए पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? कौन देता है बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी योजना आयोग या राष्ट्रीय विकास। तो राष्ट्रीय विकास परिषद हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। उस समय इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी सॉरी इंदिरा गांधी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गलत, इसका सॉरी सॉरी इसका मैंने मिस्टेक बता दिया आपको। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। ये जो पंचवर्षीय योजना थी छठी थी यहाँ पे, ये नहीं थी, छठी थी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, जो 28वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? छठी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि ये 1982 में हुई थी। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? जो गरीबी हटाओ का नारा है 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, जो कि इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है, इंदिरा गांधी ने दिया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2025 में किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का अध्यक्ष चुना गया? इंटरपोल एशियाई समिति का अध्यक्ष चुना गया 2025 में किस देश को? बताइए
भारत को। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामनाथ गोयनका पुरस्कार हिंदी पत्रकारिता के लिए किसे दिया गया? मृदुलिका झा, रवीश कुमार, श्वेता सिंह या सुधीर चौधरी? राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, मृदुलिका झा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध लोकटक झील तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये बताइए। इसको आपको पॉइंट में बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। मिजोरम, मणिपुर, बताइए राइट आंसर क्या है इसका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। मणिपुर में है, कहाँ पे है? मणिपुर पे है लोकटक झील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 30 सिक्किम, बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिपकिला दर्रा किस नदी के घाटी में स्थित है? बताइए सिपकिला दर्रा किस नदी की घाटी में स्थित है? सतलज नदी घाटी में स्थित है सिपकिला, सा से सतलज और सा से सिपकिला, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन को याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती भारत के किस शहर में मिलते हैं? तो कहाँ मिलते हैं? वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज या नासिक? तो कहाँ मिलते हैं? प्रयागराज। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य संविधान की किस अनुसूची में है? बताइए कौन सी अनुसूची में है शक्तियों का विभाजन? तो किसमें? 7वीं अनुसूची हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? बताइए। अनुच्छेद 165 के तहत, बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक के समय मनसबदारों में हिंदुओं का अनुपात सबसे अधिक था? बताइए, ये क्वेश्चन भी करवा चुका हूं मैं। किसके समय था? औरंगजेब के समय। किस शासक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? बताइए, ये क्वेश्चन भी करवा चुका मैं। किसने लगाया था? बताइए। मोहम्मद बिन फिरोज शाह, फिरोज शाह तुगलक। ये रिवीजन चल रहा है अपना। अहमदनगर की किस महिला ने मुगल सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी? रिवीजन चला, रिवीजन। बताइए किसने? चांद बीबी ने। किसने लड़ी? चांद बीबी ने। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? बताइए। तिलहन, दूध उत्पादन, मछली उत्पादन या दाल उत्पादन? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर, मछली उत्पादन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? एम एस स्वामीनाथन, कल ही पढ़ाया था। ये किसके माने जाते हैं? श्वेत क्रांति के। शर्मिला विश्वास का संबंध किस शास्त्रीय शैली से है? बताइए शर्मिला विश्वास का संबंध किससे है? ओडिसी, बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सितारा देवी किस नृत्य शैली से की प्रसिद्ध कलाकारा हैं? बताइए। सितारा देवी बताइए किसकी हैं? मणिपुरी, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस शास्त्रीय नृत्य में राधा कृष्ण की कहानियां मुख्य आधार होती हैं? बताइए। भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी या कथकली? किस में होती हैं? बताइए। मणिपुरी में, ठीक है। हाँ, इसका मैंने गलत बता दिया, ये कथक होता है, कथक। सितारा देवी किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार है? कथक की हैं, ठीक है। तो आपको ये लगाना है कथक। भारत की छठी आर्थिक जनगणना किस वर्ष हुई थी? बताइए। छठी आर्थिक जनगणना कब हुई थी? 2000
13। रिवीजन चल रहा है, रिवीजन कल के जो क्वेश्चन थे कुछ उनका रैपिड रिवीजन। डंडारी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? किससे है बताइए? तेलंगाना। वह ब्याज जिसे किसी भौतिक या वित्तीय संपत्ति का सृजन नहीं होता क्या कहलाता है? वित्तीय, भौतिक या वित्तीय संपत्ति का सृजन नहीं होता, कौन सा व्यय कहलाता बताइए? राजस्व व्यय। भारतीय खिलाड़ी अंकिता दास किस खेल से संबंधित है बताइए? अंकिता दास का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? किसमें जीता है? छाऊ में। अब आ गए थोड़े से मैथ्स के क्वेश्चन, जो कि आपके जैसे एक संख्या पद्धति से क्वेश्चन आया है। बताइए, इसका सॉल्यूशन आपको करके बताना है। इजी क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो आप लोग इसका कमेंट बताइए। दस अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं लिख लेते हैं। जैसे 2 हो गई, इसके बाद उसके बाद 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई। एक जो है अभाज्य संख्याओं में काउंट नहीं करते। 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई, 19 हो गई, और एक 23 हो गई, और 29 हो गई। अगर हम आपको बता दें कि अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, जिनको भी नहीं पता, कुछ लोगों को तो पता होगा। अभाज्य संख्याएं वही संख्याएं कहलाती हैं जिनमें केवल उसी का और एक का भाग जाता है। जैसे कि 29 में सिर्फ 29 का भाग जाएगा या एक का जाएगा, 23 में सिर्फ एक का जाएगा या 23 का जाएगा, ऐसी दो में एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पर हमारी टोटल 10 हो गई, हम सभी को ऐड कर देते हैं। ऐड करिए आप, कितना होगा? 2 3 5 5 10 17, ऐसे 13 17 19 29, और ये टोटल हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा टोटल? 129। ये हो गया हमारा 129। संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि औसत निकालना है। ठीक है, औसत निकालना है। औसत का फार्मूला आपको पता है, जैसे कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये आपको फार्मूला अच्छे से पता है। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.9। तो सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जिनने किया है बहुत ही अच्छी बात है। और आपको अभाज्य संख्याएं आज समझ में आ गई कि क्या कहलाती हैं, जिनमें केवल उसी नंबर का भाग जाए और एक का जाए, उसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था एक प्रतिशत से एक क्वेश्चन आया था। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। आप साथ ही साथ करने की कोशिश करें। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आपको साथ ही साथ करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, आप देखिए। माना कि हम आपको थोड़ा समझा रहे हैं, आप शॉर्ट में कर लेना। माना कुल जो कुल वोट कितनी थी? कुल वोट 100% थी। ठीक है, माना कि अपन ने वो कुल वोट कितनी थी? 100% थी। अच्छे ध्यान से देखिएगा और समझ के एक बार फिर दोबारा आप खुद से करके देखना। 100% थी। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मिल गया। चलो, जीतने वाले को कितना मिल गया? तो अच्छा, हारने वाले को कितना मिलेगा फिर कुल का? अब बताइए कि जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 में से जब 65 उसको मिल गया तो कितना बचा? 35 बचा ना। तो जो 35 है, ये 35 है, 35 किसको मिलेगा? हारने वाले को मिलेगी वोट। ठीक है, तो ये कह रहा है वह है 900 मतों से जीत गया। आप समझ रहे हैं? इस लाइन को समझिए, ये सी लाइन में सारी चीजें छुपी हुई हैं। 900 मतों से जीत गया, यानी कि इसको अगर 65% मिला है और इसको 35% मिला है, तो ये कितना ज़्यादा है? तो इसको अगर आप यहाँ पे करके देखिए कि 65 माइनस 35, तो ये कितना ज़्यादा है?
30% ज़्यादा है, तो ये 30% से ही जीता है। जीतने वाला कितने से जीता है? 35। तो इसको भी मिले थे, तो इसको मिले 65, तो ये 30% इसके ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा मतलब कि 900 मत, ठीक है। तो जो 30% जो बराबर है, कितने मतों के बराबर है? 900 के बराबर है। तो अपन को क्या निकालना है? कुल मतों की संख्या। तो कुल मत कितने हैं? 100%। तो कैसे करेंगे? 30% को 30% को इस साइड ले जाएंगे, मतलब 30 को इस साइड, तो 1% बराबर 900/30। और फिर इसके बाद इसमें कर देंगे हम 100 का गुणा। तो इसको यहाँ पे कर लेते, 100 का गुणा करेंगे दोनों साइड, ये हो जाएगा 900/30 गुणित 100। तो अगर इसको काटते हैं अपन, 30 बार काट देंगे इसको, कितना हो जाएगा ये हमारा? 3000, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा, वो कुल वोट कितनी आ जाएंगी? 3000 आ जाएंगी। तो ऑप्शन में ये रहा हमारा बी राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो यस लिख दो एक बार कि आपको समझ में आ गया। तो उससे क्या होगा, तो हमें थोड़ा सा समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है, या हम आपको और ईजी मेथड से इसको समझा दें। आप बताइए, यस समझ में आ गया क्या आप सभी को? यस जरूर लिख दें यार, तो जो लोग जुड़े हैं। ओके, बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक लाभ और हानि का एक क्वेश्चन आया था इस टाइप का। तो क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो इसका लाभ प्रतिशत बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, आप करने का कोशिश कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, माना कि वो मूलधन कितना है। मूलधन आप कितना भी मान सकते हैं, 100 ही मान सकते हैं। यहाँ पर हमने मान लिया, जैसे माना कि मूलधन कितना मान लिया हमने? 500 मान लिया, ठीक है। माने मूलधन नहीं, सॉरी, कि कॉस्ट प्राइस। अरे यार मैंने क्या लिख दिया है, मूलधन की जगह कॉस्ट प्राइस लिखना था ये। हाँ, माना कि जो कॉस्ट सीपी कितनी है? 500 है, ठीक है। माना कि सीपी 500 है, मूल्य से 20% अधिक अंकित कर दिया। तो 20% अगर हम इस पर अधिक अंकित करेंगे तो इसका 20% कितना होता है? तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं 500 का 20%। तो इसको काटेंगे दो, 20×100, यानी कि हमें यहाँ पर 100 रुपये आएगा। तो ये 100 अंकित कर देंगे हम किस पर? तो यानी कि सेलिंग मतलब मार्केट प्राइस कितना का हो जाएगा? 500, और 100 और एक्स्ट्रा, क्योंकि 20% एक्स्ट्रा कर रहा है, तो यहाँ पर हमने 600 रुपये कर दिए, ठीक है। तो आप इतना समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन बोल रहा 20% अधिक मूल्य अंकित कर दिया, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे दी हमने। चलो इस पर छूट देते हैं। छूट कैसे देते हैं? यानी कि 10% कम कर देंगे। तो 600 का जो 10% होता है, कितना होता है? आप सभी को पता है कि 600 का 10% होता है 60। तो इसको 60 कम कर दो आप इसमें से, यानी कि 600 माइनस 60 बराबर हो जाएगा अपना 540। तो अब जो सेलिंग प्राइस होगी कितनी होगी? 540 होगी, ठीक है। इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, समझ गए। तो ये सेलिंग प्राइस हो गई, ये कॉस्ट प्राइस हो गई। अब आपको निकालना है उसका लाभ प्रतिशत। तो 500 पर 40 का जो लाभ होता है वो कितना प्रतिशत होता है? 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटेंगे 8, 8% हमारा यहाँ पर लाभ परसेंट आ गया। समझ में आ गया? यस बोलो भाई साहब, अगर समझ में आ जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी अगर क्वेरी हो, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप टाइप करके बता दें हमें कि ये प्रॉब्लम जा रही है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं एक बार दोबारा समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, साधारण ब्याज कितने वर्षों में 5000 की राशि 10% के साधारण ब्याज दर पर 7000 हो जाएगी? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज, तो 5000 का 10% कितना होता है? 5000 का 10%, 5000 का 10% कितना होगा? आप सभी को मैं करके बता रहा हूँ, बाकी तो 5% का 10% 500 होता है, ठीक है। यानी यानी कि ये क्या कहलाया? 1 साल का ब्याज, ठीक है। अब ये जो 7000 राशि होगी, जब कोई राशि, जैसे कोई राशि 5000 से 7000 हो रही है, तो इसमें ब्याज कितना मिल रहा है? तो ब्याज की बात करें तो ब्याज कितना मिल रहा है? 2000 मिल रहा है, ठीक है। तो 1 साल में अगर 500 रुपये ब्याज मिल रहा है, आप देख रहे हैं 1 साल में 5 मिल रहा है, तो 2000 कितने साल में मिलेगा? 2000 में 500 से भाग दे देंगे, तो कितना? 4 साल, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा? बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुपात और समानुपात, यदि x अनुपात y 5:8 है,
तो 4x प्लस 3y इसको और 4x प्लस 7y का मान क्या होगा बताइए। x अनुपात जो y का, बताइए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका आप सॉल्व करने की कोशिश करें। तो 1 मिनट का टाइम है। बताइए आया किसी का आंसर क्या। देखो, माना कि x अपॉन y बराबर कितना दिया है, 5:8। चलो ठीक है, मान लिया। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा, तो इसको सीधी बात है x और y को मान लेते हैं हम, 5 और 8 मान लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में इसी प्रकार का दिया है। ठीक है, अब इसमें मान रख दो। और क्या है क्वेश्चन, 4x प्लस 3y अपॉन 4x प्लस 7y, इसका मान निकालना है। ठीक है, x का मान कितना है 5 प्लस 3, y का मान कितना है 8 अपॉन में 4, x का मान कितना है 5 प्लस 7, y का मान कितना है 8। सॉल्व कर दो। 5 चौको 20 और 8 तिया 24, यानी कि 20 प्लस 24 इक्वल टू, और ये होगा 20 प्लस 28, ये हो जाएगा यहाँ पर 44, और ये कितना हो जाएगा 48। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, काट दो। कितने से कटेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर 56 होगा यार भाई साहब, यहाँ पर 56। इतने हो जाएगा, इतने होगा 76, यहाँ पर कितना हो जाएगा 76, 76 हो गया। काट दो इसको। 11 से कितने से काटोगे आप, 4 से काट दो। 4 से कटेगा ऊपर वाला 11 बार, और ये कटने का कितनी बार, 19 बार। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 11:19। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए अकेले उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उस कार्य को। माना कि ए और बी मिलकर के, तो ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर पा रहे हैं, 12 दिनों में। ठीक है, और ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर पा रहा है, 20 दिनों में। तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 60 आ गया एलसीएम। ठीक है, तो ए और बी की क्षमता कितनी होगी, ए प्लस बी की क्षमता पर डे की। तो 12 से 5 देंगे तो 5 आ गई, 12 से 5, 60/5। और ए की कितनी आ जाएगी, इसी प्रकार 20 या 60, यानी कि 30। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है बी अकेले उस कार्य को कितने दिन, तो ए और बी की क्षमता 5 है, ए अकेले की 6 है, तो बी की कितनी आ जाएगी, 5 में से 3 घटा देंगे तो बी की आ जाएगी 2। ठीक है, तो बी कितने दिन में कर पाएगा, 1 दिन में कर पा रहा है 2 काम, तो 60 काम कितने दिन पर कर पाएगा, तो 60/2, यानी कि 30 दिन में। ठीक है, राइट आंसर यहाँ बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, और इस प्रकार उसका 3 रन बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि 17वीं पारी, यानी उसने जो 17वीं पारी खेली है उसमें कितने रन बनाए उसने, 87। ठीक है, तो उसका औसत रन 3 बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है बताइए। तो उसने क्या किया कि जो 16 पारी उसने पिछली खेली थी, तो उसमें 3-3 अपने रन दे दिए। ठीक है, और एक 17वीं पारी में अपना 3 रन दे दिया। ठीक है, तो कितने रन दे दिए उसने, तो उसने दे दिए 17 × 3, यानी कि उसने 51 रन तो दे दिए इस नया औसत बनाने के लिए, यानी 51। तो रन बनाए थे उसने 87, और उसने 51 तो दे ही दिए। ठीक है, क्योंकि
7 में से 1 गया 6, ये बचा 36। ठीक है, तो पुराना औसत कितना था? 36। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, दोबारा बता देंगे। दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 150 मीटर और 180 मीटर है, तो विपरीत दिशाओं में क्रमशः 50 किलोमीटर घंटा और 58 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रहे हैं, तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? तो इस केस में क्या करते हैं, पहले तो दोनों की लंबाई जोड़ते हैं, 150 प्लस 180, दोनों की चाल दोनों की चाल अभी किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो 50 प्लस 58 को सबसे पहले जोड़ दे, तो ये हो गया 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको बदल लेंगे 108 को मीटर प्रति सेकंड में, तो इसके लिए करते हैं 5/18 से गुणा। ये कितनी हो जाएगी? 18 नम्मा 108, यानी कि 45 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 18 से काटा 9 बार, यानी कि 6 बार, सॉरी मिस्टेक हो गई, 18 से काटा 6 बार, 18 छिंग 108, और यहाँ जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो भी आ गई इसकी चाल, दोनों की सापेक्ष चाल, मतलब दोनों एक दिशा में आ रहे, इसीलिए यहाँ पर जुड़ी है, अगर विपरीत दिशा में जाते तो घटती। ठीक है, ये विपरीत दिशा में आ रहा है इसलिए जुड़ी है, यानी कि समान दिशा में जाए तो घटती। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये हो गई उनकी दूरी और ये हो गई इसकी चाल 30, तो क्या होगा, समय कितना लगेगा, इसको जोड़ दो, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 330, और नीचे है 30, काट दो 11 बार। ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चित्रमती से क्वेश्चन आया था, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, इसके आधार की जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पट्टी क्षेत्रफल, कर्ड सरफेस एरिया। तो वक्र कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πr और h। ठीक है, क्या होता है? 2πRh। तो फिर इसमें फॉर्मूले मान रख, तो सीधी सी बात है, पाई का मान 22/7, आर कितनी है? आर कितनी है? 5 है। एच कितनी है? 14 है, काट दो, तो कितना हो गया? 2 2 4 5 20, 22, यानी कि 440। ठीक है, तो ये हो गया 440 राइट आंसर। चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आया था कि 8,000 पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होता है, बताइए। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ईयर का क्या होगा, 5% की दर से पहले साल का जो साधारण ब्याज कितना होगा, पहले वाल का जो CI ही निकाल दे सीधा, CI कितना होगा पहले साल का, तो 400 का, कितना होगा 400, कैसे होगा, 8,000 और 5% निकालते हैं, तो ऐसा निकालते हैं। ठीक है, तो 400 होगा 5%, यानी कि 400 हो गया। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा कि पहले तो उसका वो निकलेगा और ब्याज पे ब्याज निकलेगा, तो इसका जो 5% कितना होता है, ब्याज का 5%, यानी कि 20 हो जाएगा। तो जो ब्याज पे मिला है यही क्या होगा, SI और CI का अंतर। ये शॉर्ट ट्रिक से मैंने बताया है अपनी जो लाइव क्लास लेता हूँ। अगर आपको ऐसा कुछ पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर लेना, हम आपको रेगुलर क्लासेस बताएंगे, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें। ठीक है, और अभी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, मैं एक बार आपको दूसरी मेथड से बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारी मेथड होती हैं। तो यहाँ पर हमारी आज क्लास ख़त्म होती है, और इसके बाद मैथ्स स्पेशल के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चन हैं। तो अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो भी मैं कुछ देर बाद उसकी एक क्लास लेने वाला हूँ, आप उससे जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, और इसका टेस्ट भी अभी डाल दूंगा। और इसी प्रकार से आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। आज हमारे जो 11वां प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ, तो आप रेगुलर प्रैक्टिस सेट करते रहिए, तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और अगर आपको और कोई क्वेश्चन पूछना है हमसे कि आपको और कोई क्लास चाहिए है, हिंदी की प्रैक्टिस सेशन या रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन या जी के GS का, ऐसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो आप बता सकते हैं। बताइए, कमेंट में बताइए कैसी रही आज की क्लास। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो ग्रुप डी वाले हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो साइंस की प्रैक्टिस चल रही है, टॉपिक्स बाई प्रैक्टिस चल रही है, और अभी उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस चलने वाली है। ठीक है, तो मिक्स प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं।
ठीक है, तो मैक्स प्रैक्टिस अभी जो टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए, उसके बाद मैक्स प्रैक्टिस लगाएंगे तो आप पे सभी क्वेश्चन बन ही जाएंगे। अभी टॉपिक्स वाइज लगा रहे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट से आप टॉपिक्स वाइज पढ़ लें और उसके बाद मैक्स क्वेश्चन लगवाएंगे तो आप ग्रुप डी तब तक एग्जाम होगा तो आप बहुत परफेक्ट हो जाएंगे अपने साइंस में, क्योंकि साइंस तो हम बेसिकली साइंस ही पढ़ाते हैं ज़्यादातर। तो साइंस का तो आप देख ही सकते हैं, बेस्ट रहेगा। कोई क्वेश्चन किसी को बताइए या क्लास को एंड कर दें? यस और नो में आंसर दीजिए। ठीक गाइस, तो पढ़ते रहना, बढ़ते रहना, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और मैथ स्पेशल क्लास जरूर देख लें। तब तक के लिए इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम पर जाके इसकी पीडीएफ देख सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं।